कहाँ गए सारे हिंदू? या तो काट दिए गए या धर्म परिवर्तन कर दिए गए या वापस जो है रातों रात वो लोग जो है बॉर्डर टपके और हिंदुस्तान में उनको शरण लेना पड़ा। 500 वर्ष पुराना राम जन्मभूमि, वर्षों की कितनी सरकारें आई गई, देखिए अस्थाई सरकार का नतीजा रहा। जब जब स्ट्रांग सरकार रही है देश अपने आप विकास किया है, और जब जब कमजोर सरकार रही है देश ने संकट झेला है। हमारे जितने अगल बगल कंट्री हैं सब बर्बाद है और मेरा भारत सर्वोच्च स्थान पर। खालिस्तान का इतना आंदोलन तेज हो गया कि इंदिरा गांधी जी को तोप लेके घुसाना पड़ा अमृतसर के गुरुद्वारा में। तो आज से 20 साल पहले जो भारत था और आज भारत है, पूछिए किसी एनआरआई से। 15 साल पहले मोतिहारी क्या था और आज मोतिहारी क्या है, आप देख लीजिए, विकास दिख रहा है कि नहीं। आज पटना जाना होता है तो सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम में 6 बजे अपने घर आ जाते हैं, एकदम निश्चिंत होकर, डर भय निर्भीक होकर जाते हैं कि कोई डर नहीं है। मदर डेयरी से इतना फायदा है जो चीनी मिल नहीं दे सकता। जब सरकार बहुमत में नहीं रहती थी तो रात दिन ये सुनना होता था कि यहाँ बम फटा, यहाँ आज क्राइम हुआ, वहाँ क्राइम हुआ। आज चरखा पार्क बना है जो चंपारण का एक हृदय स्थली जगह पर है और बाहर के लोग पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। पहले जिसके पास साइकिल था, जिसके पास मोटरसाइकिल हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके पास मोटरसाइकिल था उसके पास कार हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि मोती झील का विकास अति आवश्यक है। मोती झील का विकास होगा, मोतिहारी का विकास होगा। आज हम लोग के स्टाफ जो पहले सैलरी लेते थे 5,000-7,000 रुपया, जो 12,000 और 15,000 रुपया सैलरी ले। मोती झील यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में पड़ा हुआ है। यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए तो यहाँ अर्थव्यवस्था का मार्केट में फ्लो आ जाए। इंडस्ट्रीज के साथ मोती झील का भी विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 पर आधारित एक्सपर्ट न्यूज की खास पेशकश जनता की आवाज देख रहे हैं आप, और मैं रणधीर कुमार हूं। 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया, जिसके बाद एक्सपर्ट न्यूज के माध्यम से हमने चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया, जिसके तहत पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल और पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र सहित कई जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू और आम जनता क्या सोच रही है इस बार, इन सब पर आपने एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से कई रिपोर्ट देखा। इसी कड़ी में आज हम मोतिहारी के छतौनी NH 28 स्थित होटल JVW अरेना में हैं और आज हमारे साथ आज के पैनल में ऐसे मेहमान हैं जो समाज सेवा की भावना रखते हैं और समय समय पर अपने क्लब या संगठन के माध्यम से हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज हमारे साथ में है लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के अध्यक्ष और सिटीजन फोरम से भी जुड़े हुए हैं मोतिहारी के, ये अंगद कुमार जी हैं। अंगद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। साथ में हमारे साथ में धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार जी हैं जो स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका भी एक्सपर्ट न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुधीर कुमार गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के सचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। राम भजन जी हमारे पास सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी से जुड़े हुए हैं और हिंदी बाजार व्यवसायिक संघ से जुड़े हुए हैं। राम भजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में हमारे साथ में है राजीव विक्रम सर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं अभी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अरविंद सराफ जी हैं, लायंस क्लब के कपल के जो सचिव हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी एक्सपर्ट न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आपको भी, हम सभी लोग इकट्ठा किए इस चुनाव के मौसम में, बहुत बहुत। विक्रांत जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के छतौनी प्रभारी हैं। सर, आपका भी एक्सपर्ट न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है वो परिसीमन के बाद साल 2008 में अस्तित्व में आई है। इससे पहले यह सीट मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी। पूर्वी चंपारण सीट में पहली बार साल 2009 में, फिर 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सांसद हैं। परिसीमन के बाद से राधा मोहन सिंह इस सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। इससे पहले भी राधा मोहन सिंह 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कुल 6 बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि साल 1952 से 72 तक मोतिहारी सीट से कांग्रेस जीत दर्ज करती रही है। 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार यहां जनता पार्टी ने कांग्रेस से जो सीट है उसको छीनी थी। इसके बाद से यहां वामपंथी पार्टी और राजद का भी कब्जा रहा, लेकिन 2009 से लगातार बीजेपी के राधा मोहन सिंह जो है वो जीत दर्ज करते आ रहे हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने करीब 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी और राधा मोहन सिंह जो है उनको 5,74,081 वोट मिले थे, जबकि उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे उस समय के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार थे आकाश सिंह, उनको 2,81,500 वोट प्राप्त हुए थे। इस लोकसभा सीट पर 22,706 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। आपको यह भी बताना जरूरी है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से कुल 6 विधानसभा जो है वो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में पड़ते हैं और इसमें हरसिद्धि विधानसभा जो आरक्षित सीट है, गोविंदगंज विधानसभा, केसरिया विधानसभा, कल्याणपुर विधानसभा, पिपरा विधानसभा और मोतिहारी विधानसभा सीट है, यहाँ से बीजेपी के प्रमोद कुमार विधायक हैं। पूर्वी चंपारण की कुल 6 में से 4 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है, 4 विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, वहीं 1 सीट आरजेडी और 1 जदयू के पास है और यहाँ के इनके विधायक हैं। इस बार जो महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन जो है, इससे वीआईपी के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है, जो केसरिया से विधायक भी रह चुके हैं और इस बार वीआईपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। मोतिहारी लोकसभा से इस बार कुल 12 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एनडीए से राधा मोहन सिंह, महागठबंधन से डॉक्टर राजेश कुमार, साथ ही नवल किशोर प्रसाद, विजय कुमार सहनी, ज्ञानती देवी, पवन कुमार, मोहम्मद अजमेर आलम, मुनेश्वर तिवारी, निकेश कुमार और 2 अन्य राजेश कुमार और 1 राजेश सिंह है जो निर्दलीय या किसी दल के साथ चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं अंकल जी, हमें वोट क्यों देना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न जो है। अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है चुनाव, और हमारे यहाँ भी 25 तारीख को मतदान है। वोट क्यों देना चाहिए? वोट सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। जितना ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत होता है, लोकतंत्र को उतना स्वस्थ माना जाता है। देखिए, पहले 30% 35% वोटिंग हमारे यहाँ होती थी, मतलब बिहार की बात करें तो लोगों का जो है कहीं ना कहीं हकमारी होती थी। आज वो वोटिंग प्रतिशत हम सब के सहयोग से, मीडिया के खासकर सहयोग से, आज वोटिंग प्रतिशत 60% बढ़ी है। तो आज स्थिति काफ़ी अच्छी है, आगे और भी बढ़ेंगी। तो वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ना चाहिए, और जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं उनसे हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वोट देने जरूर जाइए। वोट नहीं देने के सर बहुत खामियाजे होते हैं। अगर आप समय दें तो 2 मिनट की एक घटना का मैं जिक्र करके इस पे बहुत अच्छा आपको मैं प्रकाश डालूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बात है 1946 की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे और यह डिसाइड हो गया था कि कौन से स्टेट और कौन से ज़िले पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से ज़िले और कौन से स्टेट जो है हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन मैटर फंस गया सियालकोट पे। सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और इधर से कांग्रेस के और लोग थे। तो सियालकोट के ऊपर जो है कुछ हिंदू नेताओं ने ऑब्जेक्ट किया कि सियालकोट हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसको हम पाकिस्तान को कैसे दें। तो उन्होंने डेटा रखा कि 1941 का जो सेंसस आया था उसमें था कि सियालकोट में हिंदुओं की जनसंख्या 2,31,000 थी और मुस्लिम आबादी वहाँ पे 1,80,000 के आसपास थी। तो आप हिंदू बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में न दें। और इसमें खास करके सबसे मुखर थे गोपीनाथ बागदेसाई, उस समय के कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता थे जो बाद में चल के आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बने। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, ना हिंदुस्तान में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा, इसका फैसला जो है वो जनमत संग्रह के आधार पे किया जाएगा। और जनमत संग्रह कराया गया, जो वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी अस्थाई लोग थे, सबकी वोटिंग की एक दिन डिसाइड किया गया और वोट रखा गया कि जिसको ज़्यादा वोट हिंदुस्तान, और कैंडिडेट थे 2, एक हिंदुस्तान कैंडिडेट था, दूसरा कैंडिडेट पाकिस्तान था। आपको वोट जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देना था। और आपको ताज्जुब होगा यह जान के कि 2,31,000 हिंदू रहते हुए वो चुनाव हिंदुस्तान हार गया। इसलिए हार गया कि 1 लाख से ज़्यादा हिंदू वोट करने गए ही नहीं। बहुत धूप है, बहुत लंबी कतार है, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर पे होता था। इतनी लंबी कतार थी कि हिंदू लोग जाके बूथ पर से लौट आए, वो संघर्ष नहीं कर पाए। और नतीजा यह हुआ कि 50,000 से हिंदुस्तान वह इलेक्शन हार गया और सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। और सर, ये 1946 की बात है। जब 1951 में जब वहाँ पे पुनः जनगणना हुई
तो आपको ताजुब होगी, आप जाके इतिहास की किताब में इन आंकड़ों को देखिएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। 2,31,000 से हिंदुओं की जनसंख्या घट के मात्र 10,000 पे आ गई थी। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो काट दिए गए, या धर्म परिवर्तन कर दिए गए, या वापस जो है रातों रात वो लोग जो है बॉर्डर टपके और हिंदुस्तान में उनको शरण लेना पड़ा। तो वोट न करने का खामियाजा जो है देश ने देख चुका है। इसीलिए जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबका आग्रह है, वोट हम डालें, और उससे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम सारे लोगों को जगाएं कि हम जाके वोट जरूर गिराएं। आधार आपका वोट देने का कुछ भी हो सकता है, किसी आधार पे। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, बहुत सारे लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे वोट देते हैं, कुछ लोग खुन्नस में भी जाके वोट देते हैं। जाइए लेकिन वोट दीजिए। और अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपका आधार क्या होगा वोट देने के लिए, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है हिंदुस्तान के लोगों से और हमारे पूरे समाज के लोगों से कि यह प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो हमारे एमपी जीत के जाएंगे वह प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ऐसे पार्टी को जो आप वोट दें जो सशक्त सरकार दे सके, जो स्ट्रांग मजबूत सरकार दे सके। क्योंकि आप देखिए, फिर अब मैं इतिहास में ले जाना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जब जब स्ट्रांग सरकार रही है देश अपने आप विकास किया है, और जब जब कमज़ोर सरकार रही है देश ने संकट झेला है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूँ। 1977 से लेके 69 तक, 77 से लेके 79 तक, आप 2 साल देखिए हिंदुस्तान का जो है पॉलिटिक्स बहुत डगमगाया हुआ था। चौधरी चरण सिंह बने, कांग्रेस की सरकार हरी, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, कुछ दिन बाद उनको हटा दिया गया, फिर चौधरी चरण सिंह को बना दिया गया, फिर उनको गिरा दिया गया, फिर इलेक्शन आया, और उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है सर? जो 2 साल हिंदुस्तान की राजनीति डगमगाई रही, उसी दौरान हमारे पड़ोसी मुल्कों ने, हमारे दुश्मनों ने खालिस्तान का ऐसा जहर बोया कि 1981 में खालिस्तान का इतना आंदोलन तेज हो गया कि इंदिरा गांधी जी को तोप लेके घुसाना पड़ा अमृतसर के गुरुद्वारा में। उसके बाद देखिए दूसरा घटना, 89 से 91, उस समय फिर जो है कोलिजन गवर्नमेंट, 6 महीना, साल भर, 8 महीना इस तरह की सरकार रहती थी। कांग्रेस नेशनल फ्रंट ने जो है बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और उनकी सरकार 6 महीने 8 महीने बाद गिरा के कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी आगे प्रधानमंत्री बने। 8 महीने बाद फिर उनका भी सरकार गिरा दिया गया, फिर 91 में पुनर्इलेक्शन हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ? यह 2 साल जो फिर देश हमारा डिस्टर्ब रहा, तो 91 में देश की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। और तीसरी घटना, 96 में कांग्रेस की सरकार, मतलब कि ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार खत्म हो गई। जब इलेक्शन हुआ तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया। वाजपेयी जी की ये सरकार 13 दिन के लिए आई, चली गई मात्र 13 दिन में। फिर आए एचडी देवगौड़ा, वो भी, उनको भी 6 महीना बाद हटा दिया। फिर आए आई के गुजराल, उनको भी 6 महीना बाद हटा दिया। फिर आए वाजपेयी जी को फिर लाया गया, 13 महीने बाद उनकी भी सरकार चली गई। 2 साल में 4 सरकार बनी, और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है मौका मिल गया इन्फिल्ट्रेशन का, और वो जो है टाइगर हिल पे बैठ के और कारगिल युद्ध को हमें झेलना पड़ा। कितने शहीद हमारे जवान हुए थे। इसलिए मैं जो है देखिए जागरूक मतदाता, मैं सबसे पहले बोलता हूँ, ना मेरी जात देखिए ना मेरी धर्म देखिए, लेकिन मैं एक जागरूक इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ, और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम वोट उसको दें जो हमें, जो पार्टी आपको जो लगता है, जो पार्टी लगता है कि आपको स्थिर सरकार दे सकती है, मजबूत सरकार दे सकती है, आप वोट उसी को दें। इसलिए कि यह प्रधानमंत्री का चुनाव है, यह लोकल लेवल का चुनाव नहीं है। इसमें हमें नाली और गली हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमारा जो मुद्दा जात पात नहीं होना चाहिए, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ देश की मजबूती होनी चाहिए। अच्छा, आपके नज़र में, अभी आप लोग एक व्यवसायी हैं, तो आपके नज़र में देश की स्थिति क्या है? किस आधार पे देश की स्थिति आप पूछ रहे हैं? मतलब आर्थिक स्थिति पे, या फॉरेन पे, या आप सिक्योरिटी पे, किस आधार पे? अभी जो तत्कालीन सरकार है वो तमाम दावे करती है विकास की, जो उससे आप सहमत है कि नहीं? देखिए विकास जो है, विकास का आपने किया, हर जगह हम देखते हैं, जो भी पत्रकार होते हैं सीधे पूछते हैं विकास हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा विकास क्या है। विकास जो है एक जो वर्ड है विकास, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं, यह कॉम्पैरेटिव टर्म है, ठीक है, कॉम्पैरेटिव टर्म है।
विकास का मापदंड वही है कि पहले क्या था, आज क्या है, उसी को आप विकास कहते हैं। और विकास जो है एक यात्रा है, विकास कोई अचीवमेंट नहीं है। एक आम का नाम विकास नहीं है कि गए आम तोड़ लिए और विकास आपके पास आ गया। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है जो चलते रहेगी। जब तक धरती रहेगी तब तक विकास का नाम चलता रहेगा। तो यह एक सतत प्रक्रिया है। तो जब हम विकास पे चर्चा करें तो हम पुराने अचीवमेंट और नए अचीवमेंट दोनों पे बात करें। तो आप पूछेंगे विकास हुआ का नहीं, तो मैं बोलूँगा कि 15 साल पहले मोतिहारी क्या था और आज मोतिहारी क्या है, आप देख लीजिए विकास दिख रहा है कि नहीं। 15 साल पहले मोतिहारी में एको गो फ्लाईओवर नहीं था, आज 4 गो रनिंग फ्लाईओवर है और 2 गो का टेंडर हो गया है। 15 साल पहले मोतिहारी से ना पटना का ट्रेन था, आज देखिए 65 रुपया में हम लोग जो है 3 घंटा में पटना पहुंच जा रहे हैं, यह विकास है। आज मोतिहारी में हम बैठ के सीधे अगले 6 घंटा में जो है अयोध्या मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, यह विकास है। मैं मोतिहारी से बैठ के काशी विश्वनाथ पहुंच जा रहा हूं, 15 साल पहले यह दिन नहीं था, यह विकास है। आज मोतिहारी के आपको मालूम है 60,000 किसान जो गो पालक हैं, जो गाय और भैंस पालते हैं, 60,000 लोगों का जो है दूध मदर डेयरी में जाता है। और मदर डेयरी से इतना फायदा है जो चीनी मिल नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता है कि चीनी मिल में तो पेमेंट सर 3-3 साल अटक जाता था, 2-2 साल अटक जाता था। चीनी मिल के असली मलाई कौन खाते थे? जो यहाँ के दबंग ठेकेदार थे, जो चालान लेते थे और किसानों को जो है ब्लैकमेल करते थे, भजाते थे। तो असली मलाई तो चीनी मिल का यहाँ के चालान काटने वाले, चालान भजाने वाले ठेकेदार करते थे। लेकिन मदर डेयरी के खुलने से आपका 5 लीटर दूध है ना, आप भी जाकर वहाँ 40 रुपए में बेच सकते हैं। और सुधा की तरह नहीं कि 3 महीना पे पेमेंट आएगा, 7वें दिन, हर 7वें दिन किसान के खाता में पैसा आ रहा है। क्या सर यह विकास नहीं है? मेरे नज़र में यही विकास है। जब मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मित्र आया था मुजफ्फरपुर का, मोतिहारी आते रहता है मिलने, काफ़ी दिनों बाद वो आया था, बेंगलोर में रहता है, तो उसको मैंने बुलाया था। तो जब हम बरियारपुर में घुसे, रात का समय था और लाइट वाइट सब जल रहा था और हम बलुआ फ्लाईओवर पर चढ़े, उसको कहना पड़ा कि भाई मोतिहारी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि पटना के बोरिंग रोड में हम लोग घूम रहे हैं, बेली रोड में घूम रहे हैं। इतना सुंदर, इतना चौड़ा रोड, इतना सुंदर स्ट्रीट लाइट, ये सब तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो विकास सर यही होता है। तो मेरे नज़र में विकास बहुत हुआ है और विकास जो है संतुष्टि की चीज़ नहीं है, हो गया तो हम रुक जाएंगे ऐसा अभी नहीं है। अभी आपके नज़र में क्या है जो मोतिहारी में अचीवमेंट बाकी है? जी, मोतिहारी में अचीवमेंट बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सर देखिए, कल रात की मैं घटना बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस से एक लड़का 1:30 बजे रात को फ़ोन किया, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। वो कहाँ लेकर जाए नहीं मालूम, उसको ब्लड की भी ज़रूरत थी, उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन आप बताइए रात को इमरजेंसी देखने वाले कितने हॉस्पिटल हैं? अंत में जो है वो हाईवे पे किसी एक हॉस्पिटल में लेकर गया और पता है आपको, एक दिन का 51,000 रुपया का बिल उसका बना है। जबकि दवा का पैसा अलग, ब्लड का अलग, सुई का अलग, ठीक है? तो आप देखिए, इंसान का सबसे मूलभूत अभी ज़रूरत है ऐसी व्यवस्था हो, सरकार चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट और पीपीपी मोड जो होता है, पब्लिक प्राइवेट मोड में, ऐसे हॉस्पिटल का यहाँ पे सख्त ज़रूरत है जो रात को इमरजेंसी में, अक्सर देखिएगा इमरजेंसी रात को ही आती है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को जो है डिलीवरी का केस आ जाता है, किसी को कुछ आता है। तो वैसे हॉस्पिटल मोतिहारी में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल, बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर आशुतोष शरण मोतिहारी के लिए भगवान है, सब कुछ है। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, अकेले कितना देखेंगे? दिन में 12 बजे से लेके रात को 2 बजे तक वो देखते हैं, 1 बजे तक देखते हैं। लेकिन उनके सिस्टम ऐसा हो कि जहाँ उस टाइप के डॉक्टर 24 घंटे हों, तो अवेलेबल हों, गरीब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा। मोतिहारी में और विकास का आप बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड जो मीना बाज़ार वाला जो साइड है, वहाँ पे थोड़ा फुटकर लोगों का और ये सब व्यवसायी लोगों का वहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत है। आपका कुछ इंडस्ट्री वगैरह का जो है, जैसे हो रहा था बीच में, तो एयरपोर्ट की भी डिमांड उठी थी। तो एयरपोर्ट जो है मोतिहारी में, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन जो भी है, या तो वो चीनी मिल के वजह से लिटिगेशन में फँसा है या बेतिया राज की वजह से लिटिगेशन में फँसा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट बड़ा आ नहीं रहा है। अभी जो हमारे माननीय सांसद हैं, उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है मोतिहारी में स्थापित करने के लिए लिखा था और उसका सर्वे भी हो गया था, लेकिन समस्या है कि ज़मीन नहीं मिल रहा है।
अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठ जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग हमारे आपके जैसे जो लोग आम का पेड़ लगा रखे हैं या लीची का पेड़ लगा रखे हैं, उसका प्रोसेसिंग यूनिट बैठ जाए तो किसानों को दोबरी लाभ हो जाएगा। राजीव विजडम सर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। सर, वोट देने जो लोग जा रहे हैं, क्या सोच के वोट देने जाएं? राष्ट्रहित में वोट करें, समाज हित में वोट करें, व्यक्तिगत से बचे, व्यक्तिगत जो है उससे बचे। सबका अधिकार है वोट करने का। हम लोग प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, यहाँ के लोकल के खेल में ना फंसे। सब कोई सोचे कि जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ी है तो आज हम लोग के स्टाफ जो पहले सैलरी लेते थे 5,000 7,000 रुपया, आज वो 12,000 और 15,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं। तो जब देश की ग्रोथ होती है तो सबका ग्रोथ होता है। जब बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ा है, सबका बिजनेस का ग्रोथ यहाँ से बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। हमारे मोतिहारी के व्यवसायी लोग एकदम समय पे जीएसटी जमा कर रहे हैं। सारा कुछ ग्रोथ बहुत अच्छा होते जा रहा है। मोतिहारी के एक से अनेकों शोरूम खुलते जा रहे हैं, वहाँ से 100% पक्के में काम हो रहा है, जिससे एक मोतिहारी को अच्छे जीएसटी का कलेक्शन जा रहा है। ये सब विकास का ही ये है। और जब देश की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विकास होगा ही होगा। तो इस कारण सबको अपना जो विकास का जो ये है और वोट करने का है, देखें कि हमारे नगर में क्या हुआ है। पहले जिसके पास साइकिल था, आज उसके पास मोटरसाइकिल हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके पास मोटरसाइकिल था उसके पास कार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर किसी के पास कुछ काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ सबका डेवलपमेंट हुआ है। अपने डेवलपमेंट को देखें, अपने घर में देखें कि हाँ कि अब गरीब से गरीब आदमी को राशन मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को इंदिरा आवास मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को शौचालय का सुविधा मिल रहा है। इस कारण ये सबको ध्यान में रखते हुए अपना वोट देना चाहिए। जी। तमाम जो संस्थाएं हैं या जो जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाई जा रही है मत देने के लिए, आप लोग चैम्बर की तरफ से किस तरह का आयोजन किए हैं? हम लोग चैम्बर के तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हैं और पूरे मोतिहारी में जितने भी व्यवसायी हैं वहाँ स्टिकर लगाए हैं। दुकानदारों को हम लोग जागरूक किए हैं। साथ में हमारे दुकान पे मोतिहारी में जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आप अपने स्वविवेक से राष्ट्रहित में वोट करें। ये हम लोग सारे व्यवसायी मिलकर कर रहे हैं हम लोग। विक्रांत जी, आपके समझ से जब वोट देने जाते हैं तो क्या दिमाग में चलना चाहिए, सोच के वोट करना चाहिए? दिमाग में यही रहना चाहिए कि देश हित में वोट करे, राष्ट्र हित में वोट करे, शहर के विकास के लिए वोट करे कि हमारा सांसद कैसा हो, सांसद जो घुल मिल जाए, वैसे सोच समझ कर वोट करें। अरविंद सर्राफ जी हैं, क्या सोच के लोग वोट करें और वोट करना कितना आवश्यक है? सर्वप्रथम देश हित, देश हित सर्वोपरि है, ये सोच करके वोट दें। जात पात को बिल्कुल अलग रखें। छोटी मोटी जो लोकल समस्याएं हैं जनरल उसको मान लेते हैं, जैसे अंगा जी ने बताया नाली की कोई समस्या मान करके सोचता है कि भाई एमपी का वोट हम इनको नहीं दें, किसी दूसरे व्यक्ति को दें। छोटी मोटी कोई हो सकता है कभी कोई किसी ने पैरवी नहीं किया हो, ये नहीं देखें। ये देश राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए है और वोट भी ऐसे सशक्त एक अस्थाई मजबूत सरकार बनाने के लिए देनी चाहिए, जो एक सरकार विश्व में नाम अपना एक अर्जित कर सके, विश्व के पटल पे अपना एक नाम करे। विश्व गुरु की चर्चा हो रही है अभी अपने देश की, उसका नेतृत्व कर सके, ऐसे व्यक्ति को जो है वोट देना चाहिए। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व में जो भारत का पहले था और अभी है, क्या स्थिति बदली है? नहीं समझ में आ रहा है। 500 वर्ष पुराना राम जन्मभूमि, वर्षों की कितनी सरकारें आई गई, देखिए अस्थाई सरकार का नतीजा रहा। आज इसी का नतीजा है ना। आज विश्व में आर्थिक स्थिति आपकी देखिए कहां पहुंच गई, इसी का नतीजा है ना। ऐसे इतने बड़े बड़े डिसीजन जो आज बात हो रही है पीओक्यू के लेके आ रहे हैं, तो यही सरकार कर रही है। अब बताइए, विकास की बात कर रहे हैं, आज एक अस्थाई सरकार का ही है कि आज इतने बड़े विकास देख रहे हैं हर जगह।
रोड की बात करें, हम लोग तो चूँकि व्यवसायी हैं, 91 से मैं अपने कंपनी को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, आज 33 ईयर्स हो गया, 33 साल। तो हम देखते कभी सिकटा जाते थे, रास्ते नहीं थे। रात को जाना है तो मतलब क्या है कि मतलब गए तो रात में वापस आने के लिए पहले ही से शाम में दिमाग में था, भैया कैसे वापस आ जाए। रक्सौल जाने की बात कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं, इस एरिए के हैं, क्या हालात थी, जा नहीं सकते थे। हम लोग मटेरियल आता था एक पॉइंट पे, मटेरियल भेजना, गाड़ी वाला कोई तैयार नहीं होता था। देखिए ना विकास कैसे हो रही है। आज बिजली आप देख रहे हैं, इस समय बिजली तो तरस जाते थे हम लोग देखने के लिए। तो ये सब सारा चीज है अभी देश हित में, चूंकि ये सब सारा का जड़ एक ही चीज है, वो अस्थाई और एक मजबूत सरकार की। आगामी 25 तारीख को चुनाव है, सुधीर जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारत देश जो है ना, बड़ा ही सुंदर संस्कृति का देश है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जो त्यौहार आता है, होली हो, दीपावली हो, छठ हो, ईद हो, बड़े ही उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। तो ये भारत के संविधान के अनुसार जो लोकसभा का चुनाव है, एक बहुत बड़ा पर्व है ये भी। यानी कि हमारे देश में जो रहने वाले विभिन्न धर्मों का लोग जो है, सबको एक समान अधिकार, एक मौलिक अधिकार है वोट देना। इसमें कोई गरीब, अमीर, बड़ा, छोटा नहीं है। चाहे हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी हो, टाटा, बिरला हो, या हम हो, या हमसे छोटे जो किसान या मजदूर वर्ग का आदमी है, सबको मौलिक अधिकार है वोट देना। तो मैं सबसे पहले तो ये लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने मौलिक अधिकार को एकदम पहचाने और बिल्कुल जा कर के 25 तारीख का जो 25 मई को जो चुनाव का दिन है, उस दिन अपने परिवार के साथ सगा संबंधियों को साथ लेकर के एकदम वोटिंग जाकर करे। चूंकि देखा गया है कि बिहार का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम है, पहले की अपेक्षा बड़ी है। इसमें मोतिहारी के हो चाहे देश को हो, बहुत सारे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार हो, लोगों से अपील कर रहा है कि आपका अधिकार है वोट देना, और आप वोट देंगे, प्रतिशत बढ़ेगा तो इस देश का भी मान सम्मान बढ़ेगा। पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा देश है। आज वो एक टकटकी लगाए हुए हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, और यहाँ की सरकार का जो चुनाव हो रहा है, जो देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहा है, तो कैसी सरकार आएगी और कितना प्रतिशत लोग यहाँ जागरूक है। तो मैं इस शहरवासी और जिलावासी और देश से भी निवेदन करूँगा कि विदेशी ताकत जो ये नज़र लगाई हुई है कि आपका प्रतिशत वोट का कितना है, तो हम लोगों का एक एक आदमी का अधिकार है कि अपना वोट जाकर दें और इस देश का सम्मान और जिला का भी सम्मान बढ़ाएं। जिला से भी अच्छे किसी मतदाता जो है, ये जो हमारे चुनाव के जो कैंडिडेट हैं, उनको चुन कर भेजें, ताकि अच्छे कैंडिडेट जाएंगे तो अच्छी सरकार बनेगी। आज जो भारत की उभर कर आया एक समृद्ध देश हुआ है, जो आज से 20 साल पहले जो भारत था और आज भारत है, पूछिए किसी एनआरआई से। हम इस देश में रहते हैं, मुझे तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। आज से 15-20 साल पहले लगता था कि भारत हमारा इतना बड़ा है, हमारे अगल बगल में कंट्री हमारे शहर से अच्छा है। लेकिन देखिए आज स्थिति ये है कि हमारे जितने अगल बगल कंट्री हैं सब बर्बाद है, और मेरा भारत सर्वोच्च स्थान पर जा रहा है। तो मैं अपील करता हूं कि इस महापर्व में एक एक वोट कीमती है आपका। आपके वोट से, आपके वोट देने के बाद ही अच्छी सरकार चुन कर आएगी। तो वोट देना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है अपने यहाँ। हम कहना चाहेंगे कि का ये पर्व ऐसा है, परिवार में होली आता है तब एकदम कहते हैं कि होली मनाना है, दिवाली मनाना है, तो हम ये समझे कि ये हमारी एकदम पर्व है। जैसे होली ज़रूरी है, वैसे हमारे लिए मतदान ज़रूरी है। हमको मत ऐसे आदमी को देना चाहिए जो यहाँ से जीत कर जाए और एक मजबूत सरकार दे। मजबूत सरकार रहने से देश में अपने आप में सरकार 10 साल पहले क्या था, जब सरकार बहुमत में नहीं रहती थी तो रात दिन ये सुनना होता था कि यहाँ बम फटा, यहाँ आज क्राइम हुआ, वहाँ क्राइम हुआ। आज सरकार बनने से देखिए कितने लोग में है तरक्की है। यहाँ से आप पटना जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा में आप पटने चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा विकास था कि हम लोग को सुबह पटना जाते थे तो एक दिन जाकर रहना पड़ता था। आज पटना जाना होता है तो सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम में 6 बजे अपने घर आ जाते हैं, एकदम निश्चिंत होकर, डर भय निर्भीर होकर जाते हैं कि कोई डर नहीं है। ये नहीं सोचते कि जाएंगे तो रास्ता में अपहरण हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यह आज मजबूत सरकार से
कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल है, कहीं किस नहीं है। आज 370 ये हटा। आज कश्मीर के लोग से जाके पूछिए कि क्या हुआ। आज पहले जब 370 था, वो किस भय में जीते थे। आज जाके देखिए वो कितने खुशहाल हैं। आप जाके देखिए राम मंदिर बनने से आज हमारे देश में हर नागरिक कितना अपने आप को गौरवशाली महसूस करा कि हमारे सामने आज राम मंदिर जो 500 साल से हमारे पुरखों इंतजार कर रहे थे कि बनेगा, आज मजबूत सरकार की दिन थी कि आज राम मंदिर बना। राम मंदिर से आप खुश हैं। राम भजन जी हैं हमारे साथ में। राम भजन जी, आप क्या सोच रहे हैं? 25 तारीख को इलेक्शन है, क्या सोच के लोगों को वोट करना चाहिए? शिक्षा, रोजगार और जात पात से ऊपर उठकर जो नेता समस्त समाज का सोच रखता हो, वैसे व्यक्ति को ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए। वोट हमारा मौलिक अधिकार है अच्छे लोकतंत्र के लिए, और देश हित में वोट अवश्य करना चाहिए। सरकार को भी सोचनी चाहिए, पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हम 10 साल पर कम से कम जो प्रतिनिधि है उसको चेंज करें, ताकि लोगों में नए चेहरा के प्रति उत्साह रहेगा और वोट के प्रति उत्साह रहेगा। एक ही प्रत्याशी बार बार रहने से लोगों में उत्साह कम हो जाती है और वोट करने नहीं जा पाते हैं। हमारे यहाँ रोजगार यदि रहे, रोजगार पे बात होती नहीं है, यहाँ पर उद्योग धंधे लगते नहीं हैं। रोजगार यदि रहे तो यहाँ के मजदूर पलायन करने बाहर नहीं जाएंगे, मजदूरी के लिए पलायन नहीं होगा। तो क्या है कि वे लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ रोजगार करेंगे, तो फिर यहाँ पर वोट करेंगे, और वोट करेंगे तो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। हम लोग को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमको वोट देने का अधिकार मिला है। जो पहली बार 18 वर्ष का बच्चा जो जा रहा है वोट करने, तो उसमें क्या उत्साह देखने को मिलता है जब वो वोट करने जाता है, किस उत्साह के साथ, अरे वहाँ कैसा ईवीएम होगा, कैसे करना है, उसी उत्साह के साथ हमेशा युवा अवस्था में अपने को महसूस करते हुए कि हम भी इस बार नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने अच्छे सांसद को चुनने के लिए वोट एक पूरे उत्साह के साथ जाएं और वोट करें। हम सभी लोगों से पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना मतदान अवश्य करें। यदि आपके बच्चे बाहर पढ़ते हों तो अभी भी समय है, उन्हें भी बुलाएं और उनसे भी मतदान जरूर करवाएं। तो मतदान बहुत ज़रूरी है। आगामी 25 तारीख को पूर्वी चंपारण में चुनाव है। तो ये तमाम जो लोग हैं, मोतिहारी के विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और मूल तौर पे ये सभी जो हैं वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसायी हैं। इस कारण आर्थिक स्थिति जो है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, अंगद भैया? जी, देश की आर्थिक स्थिति पे आपका प्रश्न है, तो मैं यही कहूँगा कि देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात आप मत सुनिए। सर, जो डेटा है आप उस पे जाइए। अभी आज का हमारा जीडीपी का जो आंकड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था अगर पूछी जाए आपका कितने ट्रिलियन का है, तो हमारा 4.1 ट्रिलियन का जो है जीडीपी है, ठीक है। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है। हमसे जस्ट ऊपर जापान है 4थे नंबर पे, मात्र 4.2 ट्रिलियन, यानी 0.1 ट्रिलियन ही हमसे आगे है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, उसका जो इकोनॉमी है वो 4.7 ट्रिलियन का है, ठीक है। और दूसरे और पहले पे चाइना और अमेरिका है, ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा है हमसे, लेकिन 4.1, 4.2 और 4.7 बहुत बड़ी बात नहीं है कि 6 महीना से 8 महीना में हम लोग जर्मनी को पिछाड़ के तीसरे नंबर पे आ जाए। तो सर ये देखिए, ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ये मात्र 10 साल में हुआ है। आप 60 साल में 2 ट्रिलियन आंकड़ा पहुंचने में, देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन पहुंचने में 60 साल लगे, 65 साल लगे, और नेक्स्ट 10 ईयर में ही आप 2 ट्रिलियन से और एक्सीड कर गए, ठीक है। तो यह जो है बताता है कि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है। अब लोग जान गए हैं। पहले क्या था कि घर में एक आदमी कमाने वाला होता था, आज आप देख लीजिए घर में पति पत्नी भाई बाप सब लोग कमा रहा है, ठीक है। तो देश की अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, चाहे रोजगार करे, नौकरी करे, या दुकान करे, या व्यवसाय करे, लेकिन सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और ये अच्छा बात है।
अच्छा बात है। इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। सुधीर जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, देश का आर्थिक स्थिति काफ़ी बदला है, उसमें हम व्यवसायियों का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और आज से 10-15 साल पहले जो ज्वेलरी का बिजनेस था, यहाँ के लोग या देश का लोग बिल नहीं लेना चाहते थे। आज ये स्थिति है कि लोग बिल मांगते हैं, ऐसा माहौल बन गया है। तो बिल लेते हैं, जो टैक्स देते हैं हमको, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। हमारे देश में उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ते जा रही है। दूसरी चीज़ की हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जैसे लोकसभा ये क्षेत्र जो है, पहले की अपेक्षा यहाँ काफ़ी चीज़ का विकास हुआ है, ठीक है? तो हम व्यवसायी हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि चुन कर आएँ। मोतिहारी शहर का अब लेवल काफ़ी बड़ा हो गया है, इंडस्ट्रियल एरिया भी घोषित हो और छोटे-छोटे इंडस्ट्री लगे और गवर्नमेंट जो हम लोगों को सुविधा दे रही है, उस सुविधा को सरल बनाया जाए। तब हम व्यवसायियों का भी विकास होगा और जब हमारे विकास होगा, हम चूँकि बिज़नेस करते हैं, हम सरकार को रेवेन्यू देंगे, सरकार की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि आएँ, यहाँ पर जो है व्यवसायियों के लिए भी काम करें। पहले की अपेक्षा इस शहर में बहुत कुछ हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पिपरा कोठी को 3-4 तरह का यूनिवर्सिटी है, हब बना दिया गया। तो उस एरिया में बहुत सारा जगह है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर इंडस्ट्री भी लगाने के लिए चाहे सरकार हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, इसका ध्यान रखे। साथ ही एक अहम मुद्दा है, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ कि विकास शहर में काफ़ी हुआ है। 20 साल 25 साल पहले हम जाते थे बड़े शहर में, एक पार्क नहीं था, सोचते थे कि हमारे यहाँ क्या होगा। आज चारों तरफ गली-गली में पार्क है। आज चरखा पार्क बना है, जो चंपारण का एक हृदय स्थली जगह पर है और बाहर के लोग पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी जाते थे, मुझे गौरवान्वित होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ कि मोती झील का विकास हो, चूँकि मोती झील का विकास अति आवश्यक है। मोती झील का विकास होगा, मोतिहारी का विकास होगा। मोती झील का विकास होगा, व्यवसाय होगा। जब मोती झील का विकास होगा तो मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर सब कार्य होगा, तो व्यवसायियों का भी व्यवसाय बढ़ेगा और देश का जो स्थिति लगातार बढ़ रही है, इस शहर का भी बढ़ रही है, लेकिन और बढ़ाने की आवश्यकता है। और बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके नज़र में क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं जो मोतिहारी शहर में भी मिलनी चाहिए? मोतिहारी शहर में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आयुर्वेद कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक रूप से अपना जिला संपन्न कब होगा? मोती झील यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में पड़ा हुआ है। यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए तो यहाँ अर्थव्यवस्था का मार्केट में फ्लो आ जाए और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। मोती झील को लेकर तमाम जो सामाजिक संगठन है वो लोग भी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आगे मोती झील भी सुधरेगा। जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हम जानेंगे कि मोतिहारी में विकास बहुत हुआ है। आज ये सरकार की देन है कि हमारे नज़र में पूरे बिहार में 40 सीट लोकसभा सीट है। बस जितनी विकास देखा जाए मोतिहारी हमारे लोकसभा सीट में हुआ है, वो कहीं नहीं हुआ है। और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी, आज लोग सरकारी नौकरी के लिए पीछे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी कहाँ से आएगी इतनी? मगर आज वो ऐसे कर दिया है कि हर छोटे-छोटे वर्ग को लोन की सुविधा दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, जिसमें वो अपना रोजगार करे, अपने पेट पाले। इससे सरकार आज पैसा लगा रही है तो लोग को रोजगार मिल रहा है। कोई बेरोजगार नहीं रह रहा है, 2 रुपये कमाकर अपने परिवार को चला रहा है। उससे सरकार की भी काम चल रही है और इससे आज 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी आ रहा है। ये पैसा हमारे देश की तरक्की में काम आ रही है। सरकार बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप बड़ा-बड़ा काम कीजिए, चीनी मिल लगाइए, कोई भी बड़े-बड़े उद्योग लगाइए। इसके लिए सरकार हर तरीक़े से मदद कर रही है। उद्योग पे सरकार जोर दे रही है। अरविंद जी, आप भी एक व्यवसायी हैं। आर्थिक स्थिति किस तरह से, किस रूप में देख रहे हैं आप? धन्यवाद रणधीर जी, दोबारा मौका मिल रहा है बोलने के लिए। आर्थिक स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये जीएसटी की योजना आई, ये बहुत बड़ा आर्थिक विकास में मदद मिला। क्योंकि मैं जीएसटी के बारे में इसीलिए खुल कर के बोल रहा हूँ,
और चूँकि मैं 91 में जब अपनी कंपनी की शुरुआत किया था, उस समय सेल टैक्स था, एक्साइज टैक्स था। सेल टैक्स, एक्साइज, वैट, एक 9C फॉर्म निकालने के लिए सप्ताहों लग जाते थे, उसके बाद भी नहीं निकल पाता था। एक रोड परमिट निकालना है, आज गए, सप्ताहों दिन लग जाएगा आपको एप्लीकेशन दे करके। आज एकल विंडो से, आज एकल खिड़की से आपके सारे काम हो रहे हैं, इतने साफ सुथरे काम हो रहे हैं। एक सिर्फ जीएसटी से आपके सारे अपने काम हो रहे हैं, व्यवसाय लोग कर रहे हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा माध्यम बना इस देश की विकास में। उन लोगों की थोड़ी सी पेन है, कष्ट है, जो प्रॉपर बिजनेस को फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर बिजनेस को नहीं, सिस्टम को समझ पाते, उनको थोड़ा सा कहीं लगता है। लेकिन जो भी साफ सुथरे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उस चीज़ को मानते हैं कि आज ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी की बहुत बड़ी योगदान है। आप देखते भी होंगे, थोड़ा सा और बोलने दीजिए, मौका मिला है। हम लोग तो चूंकि व्यवसायी आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है नहीं कि बहुत कुछ बोले। आप देख रहे होंगे कि एक एक महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसटी का अर्जित हो रहा है। आज ये देख रहे हैं ना कितनी बड़ी। मोतिहारी में आप देख लेते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण हो। मैं तो दिन रात रहता ही हूँ बाहर, हो 10 दिन कम से कम बाहर रहता। मेरा ड्राइवर खुद बताता, साहब अभी हम गए थे पिछले महीने, ये ओवरब्रिज नहीं था, अभी देखिए ओवरब्रिज की यहाँ शुरुआत हो गई। तो ये सब चीज बहुत बड़ी योगदान है। इसीलिए मैं फिर आता हूँ कि सशक्त और एक मजबूत सरकार जरूर देनी चाहिए, क्योंकि चुनावी मौसम में आप सभी को बैठाए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि सारी जात पात भेदभाव छोड़ करके एक अस्थाई एवं सशक्त एक मजबूत सरकार का निर्माण करें। धन्यवाद। राजीव जी, चैम्बर से जुड़े हुए हैं आप, तमाम व्यवसायी जो हैं वो आपके संगठन के अंदर आते हैं, आप किस रूप में देखते हैं आर्थिक स्थिति को? मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है, हम लोग टैक्स जो पे कर रहे हैं ना, टैक्स की उगाही यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग इनपुट टैक्स में प्रॉफिट जोड़ के ही सिर्फ टैक्स दे पा रहे हैं। हम लोग को यहाँ स्वावलंबन एक होता है। जब तक हम अपने इंपोर्ट को बंद नहीं करेंगे और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बहुत दिनों तक जो हम लोग की आर्थिक स्थिति है अच्छी से मजबूत नहीं रह पाएगी। हम लोग जो वस्तु यहाँ पे बना सकते हैं, अगर फर्ज कीजिए कि उस पर 12% का टैक्स लगता है तो उसी समय स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा 12%। अगर मान लीजिए कि वो अगर दूसरे स्टेट से आ रहा है या इंपोर्ट होके आ रहा है, यहाँ पे अगर बिका, अगर उस यहाँ पे उसका सिर्फ वैल्यू ऐड अगर 50 रुपया हो रहा है तो 50% का है, 50 रुपया का ही 12% मिलेगा। रोजगार जो है यहाँ पे बिहार में, देश के लेवल पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन स्वावलंबन होना चाहिए। और स्वावलंबन के लिए कोई ना कोई हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रकार का स्वावलंबी योजना को लाना चाहिए। उस स्वावलंबी योजना में या तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा हो, जो इसका कच्चा माल हमको मिल रहा हो, या उसका एक इतना बड़ा बाजार हो कि मैं उसको मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे बेच सकूँ। जैसे फर्ज किया जाए कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑफिस हैं, यहाँ पे एमएसएमई हैं, यहाँ पे व्यापारियों को इस प्रकार से ट्रेंड करें लोग कि हम लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ें। इससे दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि हमारा रोजगार यहाँ क्रिएट होगा और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा। जब व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी समस्या एक और है जो आम जनता में है। जो लोग बोलते हैं कि व्यापार बढ़ता है, तो व्यापार बढ़ता है तो व्यापारी तो सिर्फ 2 रोटी खाता है, फिर वो पैसा उसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे और 5 नए लोगों को नया रोजगार मिलता है। तो हम सामाजिक आदमी को भी ये बोलेंगे कि व्यापारी के धन को देख के कि व्यापारी भी वही रोटी खाता है जितना आप खाते हैं, आपसे 2 रोटी कम ही खाता है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रहता है और संभालना रहता है, स्वस्थ रहना पड़ता है अपने आप को। इसका इकोनॉमिक्स के
मुद्दे पे हम यही बोलेंगे कि बिहार में जो हमारी मोतिहारी की स्थिति है, यहाँ पे स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे अंगद जी बता रहे थे कि यहाँ पे दूध की फैक्ट्री आई, मदर डेयरी की आई, तो वहाँ पे गांव-गांव से स्वावलंबन का बढ़ा है। उस प्रकार के और भी यहाँ इंडस्ट्रीज आए, यहाँ पे व्यापारियों को लोग ट्रेंड करें, लोग इंडस्ट्रीज ऑफिस से जिसका जिसका जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से लाए। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पानी की सुविधा देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी पड़ेगी, बिजली की सुविधा देनी पड़ेगी, उसका प्रॉपर प्लॉटिंग करना पड़ेगा, तब जाके व्यापारी वहाँ पे वो प्रोडक्शन अपना निश्चित करेगा। जी, धन्यवाद। आर्थिक स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक हम संतुष्ट है आर्थिक स्थिति से, लेकिन जो मोतिहारी से सबसे ज़्यादा जीएसटी जाता है उस हिसाब से मोतिहारी में विकास सिर्फ रोड के हिसाब से है। ब्रिज बन रहा है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रहा। इंडस्ट्रीज के साथ मोती झील का भी विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री और मोती झील आपकी मांगे हैं। तो ये मोतिहारी के तमाम जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्था है, उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ में थे। इस वक्त हम मोतिहारी के JVW अरेना होटल है, ये NH 28 मठिया जिरात मंजर हॉस्पिटल के सामने पड़ेगा। ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और जो ये चर्चा थी ये आपने देखा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।